जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सम्यक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की सेना युद्ध ऐसे नहीं जीतती कि कौन सी सेना कितनी बड़ी है, संख्या कितनी बड़ी है, तादाद कितनी बड़ी है। युद्ध ऐसे जीते जाते हैं कि कोई भी सेना कितने जल्दी तरीके से फैसला लेती है और कितने इम्पैक्टफुल तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करती है। जानेंगे इसी तरह की एक कॉन्सेप्ट को जिसमें इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के बारे में हम जानेंगे, जिसमें यदि भारत को कभी किसी दूसरे देश पर अटैक करना हुआ या भारत पे कभी अटैक हुआ तो हम जब रिटेलिएशन करेंगे, क्या हमको उसके लिए हमारी सेना को इकट्ठा करने की जरूरत भी पड़ेगी। ये पहले से ही प्लान होता है, पहले से ही तौर तरीके होते हैं। ऑफेंसिव तरीके से किस तरह से हमको उसको रिटेलिएट करना है ये पहले से ही डिसाइडेड होता है, तो इसमें हमको सेना को इकट्ठा करने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में हम सारा समझने की कोशिश करेंगे। नाउ अभी रिसेंटली इसके अंदर काफी ज्यादा आर्टिकल्स हमको देखने को मिले हैं इस संदर्भ के अंदर। इंडिया ग्रीन लाइट्स इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स इन आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन पुश, राइट। अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी ने ग्रीन लाइट दिया है कि किस तरह से हमको जो इंटीग्रेटेड बैटल आईबीजी इसको प्रमोट करने की जरूरत है। इस लेक्चर के अंदर मैं इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बार बार नहीं बोलूंगा, आईबीजी बोलूंगा, तो आप समझ जाएंगे, राइट। नाउ इंडियन आर्मी ऑपरेशनलाइजेस इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप टू कट रिस्पांस टाइम एंड बूस्ट थिएटर लेवल रेडीनेस। टू कट रिस्पांस टाइम, आप कितनी फुर्ती से काम करते हैं, राइट। स्पीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। फुर्ती होनी बहुत जरूरी है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, कोई भी बड़ा युद्ध जीतने के लिए हमको बड़ी सेना नहीं चाहिए। छोटी टुकड़ियां, छोटी छोटी टुकड़ियां होती हैं और वो अपने लेवल पर कितना एफिशिएंटली, कितना स्पीड तरीके से काम करती है, दैट इज वेरी पर्टिनेंट ओवर टू बूस्ट थिएटर लेवल वॉर रेडीनेस। थिएटर लेवल भी होते हैं। अब थिएटर्स क्या होते हैं ये मैं आपको आगे अच्छे से समझाऊंगा। जो आर्मी थिएटर्स होते हैं ये ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होते हैं। अगर हम पाकिस्तान के प्रति अगर हमारा कोई रिटेलिएशन है तो उसके लिए अलग थिएटर कमांड होगा, चाइना के लिए अलग थिएटर कमांड होगा, सर्दर्न इंडिया के लिए अलग थिएटर कमांड होगा, है ना। डीप साउथ नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज के लिए अलग थिएटर कमांड होगा। इस तरह की कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ तरह के ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट हैं, उसको ध्यान में रखते हुए थिएटर कमांड्स बनाए जाते हैं। और उसके साथ तो हम आज के लेक्चर में यही समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरह थिएटर कमांड्स होते हैं, राइट, उनके साथ जब आईबीजी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जब एक साथ मिल जाएगा तो किस तरह से ओवरऑल इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन डिफेंस स्ट्रेटजी के लिए कितना ज्यादा इंपैक्टफुल होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट इज यस, वन मोर न्यूज ओवर हियर। फुल अजाइल आर्मी। अजाइल मतलब क्या होता है? एजिलिटी, राइट। एजिलिटी। नाउ एजिलिटी मतलब होता है फुर्ती, तुरंत प्रभाव से, एक्शन, राइट, एक्शन ओरिएंटेड। आपने देखा हो कई बार कि जो बल्कि इंसान होता है, जो काफी, आई एम नॉट अगेंस्ट जिम गोवर्स पीपल, राइट, लेकिन जो इंसान बहुत ज्यादा बल्कि होता है, जिम जाता है, जिसके मसल्स वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, यू मस्ट हैव सीन कि उसके अंदर फुर्ती कम होती है। पावर बहुत जबरदस्त होता है लेकिन फुर्ती कम होती है। बट ऑन द अदर साइड इफ यू मीट समबडी हु हैज वेरी एजाइल बॉडी, लाइक पीपल हु डू योगा, जो योग करते हैं, और जो लोग घर में ही सेहत में आते हैं, तो मे भी शायद उनकी बॉडी दिखने में बल्कि ना हो, राइट, लेकिन में फुर्ती बहुत ज्यादा होती है। उनकी जो एथलेटिक बॉडी होती है उसमें फुर्ती बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो वैसे ही हम चाह रहे हैं कि हमारी जो इंडियन आर्मी है वो बल्कि है, वेल एंड गुड, बट दैट नीड टू हैव एजिलिटी ऑल्सो। एजिलिटी से मतलब है तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना, उस पर इंप्लीमेंट करना और अपना काम कम टाइम के अंदर ज्यादा, इनपुट आउटपुट रेशियो अंदर जिसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। इस तरह की आर्मी को हमको डेवलप करना है। नाउ बटालियन क्या होता है ना, यूनिट्स क्या होता है, प्लेटून क्या होता है, हमने कई तरह की मूवीज में देखा है। हम ये समझेंगे कि ये जो हायरार्की है, ये जो सेक्शंस बने हुए हैं, ये एक्चुअल में इनका मतलब होता क्या है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन मोटा मोटी हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली देयर आर टोटल ऑफ 9 लेवल, 9 तरह के लेवल्स का पूरी हायरार्की चेन होती है, जिसके अंदर पहले सेक्शन होते हैं जिसमें 8 से 12 सोल्जर्स कंसिडर होते हैं, जिसको कमांड करते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, ये बहुत ही बेसिक सा सेक्शन है, बेसिक सी यूनिट है और उसको बोलेंगे हम सेक्शन। सेकंड नंबर पर आता है प्लेटून। अभी रिसेंटली बॉर्डर 2 मूवी आ रही है, उसके अंदर देखिएगा, उस मूवी के अंदर आपको काफी बार सेक्शन, प्लेटून, कंपनी, बटालियन, ब्रिगेड, डिवीजन, कॉर्प्स, राइट, इस तरह के शब्द आपको सुनने में मिलेंगे। तब आप जब ये हायरार्की समझ लोगे तो आपको वहां पर भी उनकी ऑफिसर्स की हायरार्की क्लियर में समझ में आ जाएगी, राइट। प्लेटून, इसमें 30 से 40 सोल्जर्स होते हैं, जिसको लेफ्टिनेंट कंट्रोल करता है। कंपनी 100 से 150, बटालियन 6 से 900, ब्रिगेड 3 से 5,000 तक। दिस इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर। अब क्यों है मैं आपको बताता हूं। 3 से 5,000 के जो पर्सनल्स हैं वो ब्रिगेड में आते हैं, जिसको कौन कंट्रोल करता है? ब्रिगेडियर साहब, राइट। ऑलराइट, क्या मेरी बात क्लियर है? इस तरह की हायरार्की होती है। उसके बाद डिवीजन, मेजर, जनरल, राइट। अब मैं आपको छोटा सा टेक्निकल चीज ये समझाना चाह रहा हूं कि जब भी हम बात करते हैं आईबीजी की, ओके, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो उसको जो हेड करते हैं दैट इज नॉट ब्रिगेडियर। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इसके अंदर तकरीबन हमने 5,000 सोल्जर्स की, हमारे जवानों की टुकड़ी को
रखेंगे 5,000 से लेके 7,000 6,000 5 से 6,000 तकरीबन इतने जवानों की हमारी टुकड़ियां होगी किसके अंदर, एक आईबीजी के अंदर। और उसको कौन हैंडल करेगा, तो जो संख्या है वो कितनी है, वो ब्रिगेड जितनी है, जो संख्या है वो ब्रिगेड जितनी है, लेकिन उनको हैंडल कौन करेगा, मेजर जनरल। इस बात का आपको ध्यान रखना है, राइट। ये थोड़ा सा इसको थोड़ा अमेलगमेट किया गया है, थोड़ा सा टॉप डाउन अप्रोच को ध्यान में रखते हुए किया गया है। देखिए कई बार क्या होता है कि जब पाकिस्तान हम पर है ना, उनकी एक पॉलिसी है कि कट इंडिया ना, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। ऐसे एक्शन में कई बार क्या होता है कि हम उन पर फुल फ्लेजेड अटैक भी नहीं कर सकते हैं, राइट। हम उन पर वॉर भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज देखिए पाकिस्तान इज अ वेरी इररेस्पॉन्सिबल नेशन, इजंट इट। चाइना हमारा, चलो चाइना के साथ भी हमारे रिलेशन कभी कभी ऑन ऑफ होते रहते हैं, बट वो इमेच्योर देश नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चाइना इज नॉट, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ इमेच्योर नेशन, एज अ कंट्री, बट पाकिस्तान इज मोर और लेस इज अ जोक एज अ नेशन, राइट। ये बहुत ही इमेच्योर देश है, ये बहुत इजीली प्रोवोक हो जाते हैं। अगर हम उनको हल्का सा परेशान करेंगे तो सीधा न्यूक्लियर की बातें करने लग जाते हैं, न्यूक्लियर की धमकी देने लग जाते हैं ना। उनके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, बट इंडिया बीइंग अ वेरी रीजनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल नेशन, वी नीड टू बैलेंस दिस सिचुएशन आउट। एंड उसके लिए सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या है, आईबीजी। इसमें क्या होता है, आप अगले देश पर अटैक करते हो, इस लेवल पर फोर्सफुली अटैक करते हो कि वो देश एक बार के लिए इंपैक्ट होता है, उसको बहुत घातक, उसको जवाबी हमला मिलता है, लेकिन उसके बाद आप उसको इतना मोटिवेट नहीं कर देते हो, आप उसको इतना प्रोवोक नहीं कर देते हो कि वो आप पर पलटकर न्यूक्लियर अटैक कर दे या फिर फुल फ्लेजेड वॉर घोषित कर दे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पर हम हल्की सी, बहुत ही पतली सी लाइन है, रेड लाइन, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वी नीड टू अटैक टू द एनिमी, लेकिन इतना ही अटैक करेंगे कि वो पलट के न्यूक्लियर अटैक ना कर दे। Am I making sense? इसके अंदर आपको यही समझने की जरूरत है, हाउ वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंस टू बिटवीन द रैशनैलिटी एंड प्रोवोकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द मेजर हायरार्की। देन डिवीजन होता है, कॉर्प्स होता है, कमांड एंड आर्मी। आर्मी सबसे बड़ा होता है, मल्टीपल कमांड्स इसके अंदर आते हैं, और जिसको कौन हैंडल करते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ऑलराइट, चलिए नाउ देयर इज अ वन, बहुत ही अच्छा रिसर्च पेपर इस पे लिखा हुआ था। ओके, तो दिस रिसर्च पेपर इंडियन आर्मीज लैंड वॉरफेयर डॉक्ट्रिन 2018 के अंदर ये डॉक्ट्रिन, लैंड वॉरफेयर डॉक्ट्रिन को मेंशन किया गया था। नाउ लैंड वॉरफेयर डॉक्ट्रिन से डायरेक्टली मतलब क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट लैंड वॉरफेयर, इस डॉक्ट्रिन से मतलब ये है कि इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स नेशन ज्योग्राफिकली। अगर आप इंडिया की भौगोलिक स्थिति को देखोगे तो ये काफी ज्यादा वेरी करता है। आप राजस्थान में देखिए किस तरह का टेरेन है, ज्योग्राफिकल टोपोग्राफी कैसी है। देन इफ यू गो टू जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे ज्योग्राफिकल टोपोग्राफी कैसी है। देन इफ यू गो टू हिमाचल, दैट्स डिफरेंट। सिक्किम इज एंटायरली डिफरेंट। देन आफ्टर दैट नागालैंड, मिजोरम, टोटली डिफरेंट, इजंट इट। तो कई ऐसे टोपोग्राफिक हमारे पास चैलेंजेस हैं जहां पर हम बहुत तमाम कोशिशों के बाद, तमाम आर्मी, बटालियन, इन्फेंट्री, आर्टिलरीज, इनके बावजूद भी हमको हमारी जो हमारी सरहद है उसका पता नहीं चलता है, हम उसको अच्छे तरीके से डिफेंड नहीं कर पाते, बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। बहुत ज्यादा मुश्किल होती है ये डिसाइड करने में कि क्या ये पहाड़ नागालैंड में है या फिर बर्मा में है, म्यांमार में है, त्रिपुरा में है या फिर म्यांमार में है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? क्या ये सरहद बांग्लादेश में है या इंडिया में है? बिकॉज वो टोपोग्राफी इतनी डिफिकल्ट है। इसके लिए एक बहुत बेसिक सोल्यूशन ये है कि आप उस टेरिटरी के अंदर एक अलग से यूनिट बनाएंगे, एक अलग से बैटल ग्रुप बनाएंगे। उस बैटल ग्रुप का पूरे तरह से फोकस ये होगा कि हम अगर जरूरत पड़े तो हमको क्विक एक्शन कैसे लेना है। बिकॉज आर्मी फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस, मेजर्स, जनरल, लेफ्टिनेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन, दे माइट नॉट हैव द एग्जैक्ट आइडिया और द एग्जैक्ट नॉलेज अबाउट द टेरेन, ज्योग्राफिकल टेरेन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए लैंड वॉरफेयर डॉक्ट्रिन 2018 इस बारे में थोड़ा बहुत अच्छे से बात करता है। कॉम्पोजिशन ऑफ आईबीजीज क्या है, डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स, ठीक है। अब एक आईबीजी के अंदर मैं आपको आगे से और समझाऊंगा, आगे और रिपीट होगा अपने आप, बट एक आईबीजी के अंदर पर्सनल्स तो होंगे। पर्सनल से मेरा मतलब है सोल्जर्स, राइट, जवान। 5 से 6 हजार हमारे जवान इसके अंदर होंगे। इसके अलग से एक इन्फेंट्री होगी, आर्टिलरीज अलग से होगी, एयरफोर्स, राइट, एयर कमांड भी इसके अंदर होगी। तो ये सभी लोग आपस में पहले से ही निर्धारित होंगे कि इस बैटल ग्रुप के अंदर ये पर्टिकुलर सेक्शन इसमें हमेशा एक्टिव रहेगा, ताकि जब भी जैसी कभी भी जरूरत पड़ेगी तो तुरंत प्रभाव से ही एक्शन लेने के लिए तत्पर होंगे, समर्थ होंगे। ऑलराइट, नाउ ये चीज आगे रिपीट होगी, सो नो नीड टू बॉदर ओवर हियर। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज एन आईबीजी, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इट्स अ ब्रिगेड साइज 5 से 8 हजार। मैं आपको 5 से 6 कर रहा था, बट मोटा मोटी कहीं आपको 5 से 6 दिखेगा, कहीं 5 से 8 हजार ट्रूप्स दिखेंगे, बट यस मेजरली है ये 5 से 6 हजार
कि ट्रूप्स में वेरी करता ज्योग्राफिकल यूटिलिटी के हिसाब से। देन मिशन स्पेसिफिक, ये मिशन इस ओरिएंटेड रहेंगे। ये मिशन आप जैसे मान लीजिए नागालैंड के अंदर कोई अटैक होता है तो हमको वहां से अगर रिटेलिएट करना है बर्मा के अंदर, म्यांमार के अंदर, राइट, मालदीव्स में कोई अटैक करना है, तो हमको हर एक देश के लिए एक पर्टिकुलर हमारे पास आईबीजी होगी, तो तुरंत प्रभाव से एक्शन लेने के लिए हमारी स्थिति क्लियर होगी। तो इसके अंदर हमारे ट्रूप्स हो गए, आर्टिलरीज होगी, इन्फेंट्रीज होगी, एयर कमांड्स इसके अंदर डिसाइडेड होंगी। टेक्नोलॉजी बहुत सेवी तरीके से इसके अंदर हम यूज करना चाहेंगे। टेरेन ओरिएंटेड है, यही बात मैं आपसे कह रहा था। टेरेन से मेरा मतलब है ज्योग्राफी, ये बात मैं आपको समझा रहा था। सो बिकॉज इंडिया इज सच अ डाइवर्स नेशन इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी। अगर आप किसी भी जगह से खड़े होकर अगर आप 200 किलोमीटर चलना शुरू कर देंगे तो 200 किलोमीटर तो आपको नई मिट्टी, नए पहाड़, एक नया एक ज्योग्राफिकल टेरेन देखने को मिलेगा। कंबाइंड आर्म्स फॉर्मेशन, ये कंबाइंड तरीके से काम करता है, यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ। दिस इज द एंटायर कंबाइंड आर्म्स। ये सिर्फ ट्रूप्स की बात नहीं है, इसके अंदर जो आर्टिलरीज, जिस तरह की मशीनरी आप यूज करेंगे, वेपन्स यूज करेंगे, इन्फेंट्रीज यूज करेंगे, वो सारी चीजें इसके अंदर कंबाइंड तरीके से किया गया है। ये उस तरह की बात है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक मिठाई खाई है और वो एक मिठाई सभी तरह के ड्राई फ्रूट से मिलकर बनी है, काजू, बादाम, पिस्ता, केसर, अखरोट, सभी से वो बना हुआ, तो दैट मिठाई इज आईबीजी। आई होप यहां आपको समझ में आ गया। इट्स अ कंबाइंड आर्म्स फॉर्मेशन। इट इंटीग्रेट्स कॉम्बैट, सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, राइट, मशीनरी, सिंगल कमांड, कंप्रेस, डिसीजन लूप्स। सिंगल कमांड, और इनको कमांड कौन करेगा? एक मेजर जनरल, जो बात मैंने आपको पहले बताई थी, राइट। दिस इज द एंटायर फॉर्मेशन, जो स्ट्रक्चर होता है, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज एन आईबीजी। नाउ डॉक्ट्रिनल फाउंडेशन, इसका जो प्रोएक्टिव ऑपरेशन, नाउ दिस वर्ड प्रोएक्टिव ऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। प्रोएक्टिव, इंडिया का इतिहास कहता है, आप भी जानते हैं कि इंडिया हैज नेवर बीन अ नेशन जिन्होंने पहले होकर आगे से कभी किसी देश पर अटैक किया हो। कभी भी इतिहास में कभी भी देख लीजिए आप पिछले 70, 75, 80 साल में चले जाइए, या फिर आप 200 साल, या फिर आप 500 साल पीछे चले जाइए, 1000 साल पीछे चले जाइए। इंडिया एज अ सिविलाइजेशन, इंडिया, भारत एज अ सभ्यता कभी भी आगे से होकर किसी और पर अटैक नहीं करता है। हाँ, हमेशा डिफेंस लेवल पर ही आता है। तो पहले हम पर अटैक होता है, हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं, हम उसको समझते हैं, और फिर हम उस पर रिटेलिएट करते हैं। दिस हैज बीन द ट्रेंड, और दिस हैज बीन द प्रोसेस ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री और इंडिया एज अ नेशन, राइट। नाउ लेकिन प्रोएक्टिव के अंदर ये पॉइंट है कि आपको पहले से एक्टिव रहने की जरूरत है। यू नीड टू बी विजिलेंट पहले से, कि हम पर अटैक अगर होगा तो हमको कैसे एक्शन लेना है। क्लियर है? जैसे अगर मान लीजिए कभी हमको न्यूज सुनने में आता है कि आजकल हमारी कॉलोनी के अंदर चोर के अटैक बहुत हो रहे हैं, चोर बहुत आ रहे हैं हमारी कॉलोनी में, हम पहले से तैयारी क्या कर लेते हैं? हम एक लकड़ी रख लेंगे, डंडा रख लेंगे, कोई वेपन हमारे पास रख लेंगे, कुछ भी, रसोई में से कुछ वेपन ले ले, सब कुछ हम पहले से ही तैयार रखेंगे। वी विल बी प्रोएक्टिव, कि अगर अटैक होता तो इमीडिएटली हमको कौन सा एक्शन लेना है। प्रोएक्टिव ऑपरेशन डॉक्ट्रिन, ये 2018 के अंदर इसकी बात की गई थी, और जो रिसर्च पेपर था वो इसी के ऊपर लिखा गया था, जो जिसकी बात मैं आपसे कह रहा था। ओके, नाउ deterrence, shift from deterrence by retaliation to deterrence by denial and punishment। ओके, हमको डिनाइल में नहीं जाना है, पनिशमेंट ओरिएंटेड नहीं जाना है कि हम पर किसी ने अटैक कर दिया अब हम उनको पनिश करेंगे, नहीं, हमको सजा नहीं देनी है। हमको पहले से ही ध्यान रखना है कि पहले से हमको इस लेवल की प्रिपरेशन मेंटेन रखने की वो अगला इंसान अटैक ही ना करे। फॉर एग्जांपल, अगर चोर को पहले से पता है कि घर के अंदर कैमरे लगे हैं, चोर को पहले से पता है कि घर के अंदर हमने डॉग्स रखे हुए हैं, राइट, अटैकिंग डॉग्स रखे हुए हैं, हाउंड्स हमने रखे हुए हैं, चोर को अगर पहले से पता है कि जिसके घर में जा रहा हूं वो इंसान खुद पुलिस में है, तो दिस विल वर्क एज अ डेटरेंस, कि वो कभी अटैक करेगा ही नहीं। करने वाले चोर फिर भी करते हैं, बट दे हैव द सफिशिएंट डेटरेंस कि हमको अटैक करने से पहले दे विल बी मच मोर केयरफुल। यही स्थिति हमको पहले से रखनी है। वी नीड टू बी प्रोएक्टिव अगेंस्ट सच इंस्टिगेशंस दैट हैज ऑलवेज बीन डन बाय चाइना एंड पाकिस्तान, राइट, कंबाइंड। फ्रॉम मास मोबिलाइजेशन टू कैलिब्रेट रैपिड लिमिटेड ऑफेंसिव, हमको मास मोबिलाइजेशन नहीं करना है। एक साल पूरा जत्था उठ के जा रहा है और लड़ाई कर रहा है, दैट वो बहुत ही कन्वेंशनल तरीका हो गया, बहुत ही पुराना तरीका हो गया कि पहले एक सेना खड़ी हो गई है, हमने शंखनाद किया है कि हम अटैक करेंगे, सामने एक सेना खड़ी है और सामने से आके एकदम भिड़ रहे हैं। नहीं, अब इस तरह के युद्ध नहीं जीते जाते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज फेयर इन व्हेन इट कम्स टू वॉर। जब भी हम युद्ध की बात करते हैं तो आप कोई भी तरीका अपनाएंगे, अगर आप निंजा टेक्निक अपनाते हैं, आप गिरिल्ला वॉरफेयर अपनाते हैं, आप छुप के अटैक करना करते हैं, या फिर आप स्पाई एजेंट की तरह काम करते हैं, यू मस्ट हैव सीन द मूवी धुरंधर, तो आपने उस सभी के अंदर देखा होगा कि अब वॉर की जो शक्ल है वो उस तरह की नहीं कि आप सीधा कन्वेंशनल तरीके से लड़ाई करेंगे। मास मोबिलाइजेशन इज नॉट द कंसर्न टुडे, इट इज अबाउट द कैलिब्रेशन, रैपिडनेस एंड द टाइम एफिशिएंट, राइट। कोल्ड स्टार्ट की यहां पे बात की जाती है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटजी?
कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटजी। इसका मतलब ये होता है कि हम पहले से ही खुद को तैयार रखते हैं, बहुत ही जब स्थिति बहुत ठंडी है, जब स्थिति में कोई गर्माहट नहीं है, अभी कोई हॉट सिनेरियो नहीं चल रहा है, इसका मतलब है कि अभी कोई बहुत ज्यादा स्थिति खराब हुई नहीं है, अभी सब पीस टाइम चल रहा है, आराम चल रहा है। बट इन दोज पीस टाइम्स वी नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट टाइम। देखिए, एक समझदार व्यक्ति हमेशा अपने कमजोर वक्त के अंदर मजबूत रहता है और अच्छे वक्त के अंदर कमजोर वक्त की तैयारी करता है, राइट। और यही स्थिति है कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटजी के अंदर, राइट। ऑपरेशन पराक्रम में हमको पहली बार इसकी जरूरत महसूस हुई थी। सी, आप सभी ने मूवी देखी होगी एलओसी कारगिल। उस मूवी के अंदर यू मस्ट हैव सीन दैट जिस तरह से पूरी मूवी 3-4 घंटे की मूवी थी, जिसमें से 1 से 1.5 घंटा हमको ये देखने को मिल गया था कि वहां पर किस तरह से सारे जो एक्टर्स हैं, नॉट एक्टर्स आई वुड से, कि जो मेजर बड़े बड़े जो ऑफिसर्स थे वो किस तरह से कंबाइंड हो रहे थे, कैसे पूरी फोर्स को इकट्ठा किया जा रहा था। सो अगर मूवी में अगर उसको इकट्ठा करने में 1 से 1.5 घंटे लग गया है, रियलिटी में जब हम पर कारगिल स्थिति के अंदर जब वो अटैक हुआ था, सारी स्थिति के अंदर हमको कंबाइंड होने में कम से कम महीना भर लग गया था। 1 से 1.5 महीना हमको एकजुट होने में लग गया था, इकट्ठा होने में लग गया था। 2001 के अंदर जब पार्लियामेंट पर अटैक किया गया था, उस वक्त हमको इस बात की बहुत गहन तरीके से जरूरत की महसूस हमको हुआ था कि बहुत जल्दी कलेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तैयारी करने मात्र में 2 हफ्ते लग गए थे, महीना भर से ऊपर लग गया था कि हम पर हमारे पार्लियामेंट पर अटैक हुआ है, अब हमको पलट के अटैक करना है। लेकिन उस पूरी स्थिति के अंदर हमको वक्त इतना लग गया था कि वो दैट हैड डिफीटेड द एंटायर पर्पस, बिकॉज वॉर या फिर अटैक करने का सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। आप अगले को चौंका कितना सकते हो। यू मस्ट हैव सीन ऑपरेशन सिंदूर, किस तरह से इंपैक्टफुल तरीके से काम किया इंडियन आर्मी ने, राइट। तो फटाफट फैसले लिए गए, हायरार्की मेंटेन हुई और 10 से 12-15 दिन के अंदर अटैक ऐसा किया कि वापस से वहां से रिटेलिएशन आ ही नहीं पाया। द सेम थिंग हैपेंड इन उरी, राइट, एंड देन बालाकोट एयर स्ट्राइक। क्या मेरी बात क्लियर है? सो अटैक ऐसा करेंगे कि अगले को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देंगे, लेकिन उनको न्यूक्लियर वॉर के लिए इंपैक्ट इतना प्रोवोक नहीं करना है। दिस इज हाउ द एंटायर कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटजी वर्क्स। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन किस बारे में बात करता है? जैसे एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, राइट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, है ना, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, रोबस्ट कमांड कंट्रोल सिस्टम। जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज है उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने जरूरी है। उनको यह पता होना जरूरी है कि कौन सी स्थिति में हमको फैसला किस स्पीड से और किस नजरिए से करना है। ये तमाम तरह की बातें हैं। पिविट कॉप्स, मैकेनाइज्ड फोर्सेस, यहां पर बात सिर्फ सोल्जर्स की नहीं हो रही है, अब यहां पर आर्टिलरीज, जो टैंक्स होते हैं, टैंक्स कह लीजिए, जो इन्फेंट्रीज होती है, तो वो सभी चीजें एक पहले से ही कंबाइंड पैकेज के साथ वो रेडी रहेगा। जैसे ही कहीं को जरूरत पड़ेगी इमीडिएटली वो एक्शन लेगा, राइट। आगे और डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। क्विक मोबिलाइजेशन, जॉइंट ऑपरेशन, ऑफेंसिव पंच, राइट। क्लियर है कि इसे कहते हैं डिफेंसिव ऑफेंस भी इसको बोला जाएगा, कि हम पहले अटैक नहीं करेंगे, राइट। ये अजय डोभाल साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट पहले समझाया था, बहुत पुरानी बात है। हम विल बी डिफेंस ओरिएंटेड बट विल बी ऑफेंसिव वाइल डिफेंडिंग आवरसेल्फ। अगर हम पहले अटैक नहीं करेंगे, पहले अटैक हम पर होगा, लेकिन पलटकर हम इतना जबरदस्त अटैक करेंगे कि वो आगे उसके बाद अटैक करने में उसको बहुत वक्त लग जाएगा, उसको बहुत ज्यादा हद तक उसको जख्मी कर देंगे। यस, चलिए। सो ऑफेंसिव पंच, इनहैंस्ड फायर पावर, लिथैलिटी, बहुत लीथल तरीके से अटैक किया जाएगा। सिनर्जी, इंटीग्रेशन मतलब है जॉइंट ऑपरेशन, जिसमें एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, ये सभी लोग आपस में काम करेंगे और पूरी कमांड जो हायरार्की वो मिलकर काम करेगी। इसीलिए जो सीडीएस की जो पोस्ट है ये भी इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज दैट वो इंटीग्रेशन करने में बहुत मदद करता है, राइट। क्विक मोबिलाइजेशन की बात हम कर चुके हैं। ये एक हायरार्की है, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत नहीं इसके अंदर, बट इतना समझ रहे हैं कि दिस इज हाउ द एंटायर हायरार्की लुक्स। और अगर हम जब आईबीजी की बात करते हैं वो कहीं पर यहां पर आता है। आईबीजी की जब हमने बात करी है वो कहीं ना कहीं यहां पर इंस्टॉल होगा, जहां पर 5 से 6 हजार जो ट्रूप्स होंगे और आर्टिलरीज, इन्फेंट्रीज, टैंक्स, ठीक है, मशीन्स, एयरफोर्स का जो सपोर्ट है, एयर कमांड, देन सैटेलाइट्स की जो इंपॉर्टेंस है, लॉजिस्टिक्स, राइट, मैन्यूअर, ये सब चीजें इसके अंदर कंबाइंड तरीके से वर्क करती है अंडर मेजर जनरल, राइट। चलिए, तो दिस इज हाउ द एंटायर ब्रिगेड वर्क्स। इस तरह से आगे जाके बाइफरकेट हो जाएगा। तो यहां पर आईबीजी को इंस्टॉल करने की सरकार की मंशा है। चलिए, दिस इज हाउ द एंटायर आईबीजी वुड वर्क, राइट। देखिए, लुक एट द लॉजिस्टिक्स, जिस तरह की पूरा एक कॉम्पैक्ट तरीका है।
अभी की स्थिति यही है। कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस बाय द इंडियन आर्मी इन 2004। क्यों? बिकॉज 2001 के अंदर जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, हमको महसूस हो गई थी उसकी जरूरत कि हमको इकट्ठा होने की जरूरत ना पड़े, इस लेवल पर हमारी तैयारी पहले से होने की जरूरत है। एनवीसीजी फॉरवर्ड पोजीशन बैटल ग्रुप फ्रॉम द पिवट कॉर्प्स लॉन्चिंग ऑफेंसिव विद इन 3 days। अब यहां पर आपको एक वर्ड बार बार देखने को मिल रहा होगा, पिवट। What is the meaning of pivot? Pivot का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, अगर मैं अपने लेफ्ट पैर को राइट पैर को अगर मैं आपके सामने स्टिक कर देता हूं, तो दिस विल बिकम माई पिवट, बिकॉज नाउ दिस हैज बिकम माई रेंज, दिस हैज बिकम माई रेडियस। तो इस पिवट के आधार पर आई कैन मैं मूव कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं अपने दोनों पैरों को पिवट कर लूंगा तो विल आई बी एबल टू मूव? नो। तो पिवट का मतलब है कि आप अपने एक पैर को या फिर आप अपने एक एस्पेक्ट को इतना मजबूत कर लेते हो कि आपका जो रेडियस है वो ज्यादा बढ़ जाता है, आप ज्यादा एजाइल हो जाते हो, ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हो व्हाइल ऑपरेटिंग इन दी ऑपरेशंस। भविष्य में हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसी हमारी मंशा है कि बैटल ग्रुप इस तरह से डिवाइड हो जाएं, जिसकी जैसी क्षमता, जिसकी जैसी ज्योग्राफी, जिसकी जैसी जरूरत, टेरेन कैसा होगा उसके हिसाब से यहाँ पर होगा। अभी मोबिलाइजेशन में हमको लगता है कम से कम 2 से 3 दिन, उसके बाद हमको शायद लगेगा 1 दिन, या फिर कहीं कहीं तो इतने इंपैक्टफुल होंगे कि 12 घंटे के अंदर ही विद इन हाफ डे हम रेडी हो जाएंगे अटैक करने के लिए। एंड दिस इज वे टू इंपैक्टफुल। नाउ पहले की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति क्या हो जाएगी आफ्टर आईबीजी। ठीक है, आईबीजी को इंट्रोड्यूस करने के बाद अब स्थिति कितनी हद तक बदलेगी वो इसके अंदर समझाया गया है। लार्ज स्केल है ना, बहुत बड़े स्तर पर ये काम किया जाता है, लेकिन ये लिमिटेड वॉर के लिए, हमको बहुत बड़ा अटैक करना नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी 3 दिन के अंदर तो पूरी स्थिति क्लियर हो गई थी, राइट। 3 दिन के अंदर तो सीज फायर वाला डिक्लेरेशन ही हो गया था, लेकिन जो नुकसान होना था वो 3 दिन के अंदर बहुत इजीली कर दिया गया था, राइट। काफी गहराई तरीके से नुकसान हो चुका था। वो सारी बातें बहुत ही लिमिटेड वॉर होगा, ज्यादा लंबे नहीं चलेंगे युद्ध। कॉर्प्स डिवीजन सेंट्रिक होगा, ये डिवीजन सेंट्रिक था, लेकिन ये इस प्राइमरी मैन्यूवर यूनिट है। दिस इट्स अ यूनिट। मैन्यूवर मतलब क्या होता है? बहुत ही फ्लेक्सिबल, है ना। जैसे अगर आपने जैसे कभी ट्रेन देखी है ना, ट्रेन जिस तरह से चलती है और एक कार जिस तरह से चलती है, तो कार का मैन्यूवर ज्यादा है ट्रेन से, इजंट इट। ट्रक कैसे काम करता है, कार कैसे चलती है, ट्रैक्टर कैसे चलता है, तो मैन्यूवर किसका ज्यादा है? 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का, फिर 6 व्हीलर्स का? 2 व्हीलर का ज्यादा। कहीं भी मुड़ गया, गली में से निकल गया, घूम गया वहां से, तो मैन्यूवर का बात यहां पर की गई है। लार्ज बल्कि फॉर्मेशन बताया था पहले आपको, स्मॉलर टास्क स्पेसिफिक, करेक्ट। रैपिड मोबिलाइजेशन जरूर जितना आवर्स और डे, घंटों के अंदर हो जाना चाहिए। 12 से 24 घंटे के अंदर तो पूरी एकदम प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। रिएक्टिव, ये रिएक्टिव था कि पहले हम पर अटैक होगा, हम एब्जॉर्ब करेंगे, समझेंगे और फिर रिएक्ट करेंगे। लेकिन इसमें क्या है? परमानेंटली कॉम्बैट रेडी ही हो गए हैं, एकदम परमानेंटली तैयार है, राइट। ये उसी तरह की बात है कि अगर हम पर अटैक होता है, हम उठेंगे, देखेंगे यार चोरी कहां से हुई है, हमारे घर पर अटैक कहां से, फिर हम रिटेलिएट करेंगे। दूसरा होता है कि हमने घर के अंदर जो गार्ड साहब है उन्हीं को इंस्टॉल कर दिया कि आपका काम ही है कि अटैक ही ना हो। ये उस तरह की व्यवस्था है। चलिए, इंटीग्रेशन एट हायर लेवल, ये बहुत हायरार्की पे जाता है, हायर लेवल पर जाता है, ये यूनिट लेवल पर ही होता है। इसके फैसले बड़े जो ऊपर लेवल के जो ऑफिसर्स है वो नहीं करेंगे, बेसिक लेवल पर ही फैसले हो जाएंगे और वहीं से एक्शन होना शुरू हो जाएगा, सो दैट इट डजंट टेक टाइम फॉर द एंटायर हायरार्की चेन ऑफ कमांड। सेंट्रलाइज्ड हायरार्किकल बहुत ज्यादा होता है। डिसेंट्रलाइज्ड मिशन ओरिएंटेड, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। यहां पर आपको छोटे छोटे एक्शन लेने के लिए ऊपर से अथॉरिटी, ऊपर से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, पहले जरूरत पड़ती थी। मैं एक इंटरव्यू देख भी रहा था, किसी एक्स आर्मी ऑफिसर्स का था, तो उन्होंने ये उसी इंटरव्यू में ये समझा रहे थे कि पहला का एक जमाना था जब हमको पाकिस्तान पर एक बुलेट फायर करने के लिए हमको पहले से अथॉरिटी लेनी पड़ती थी, है ना। मान लो हमारे यहाँ पे अटैक हो गया, बट वी आर नॉट अलाउड टू फायर देम बैक इवन ऑफ सिंगल बुलेट। लेकिन अब का समय ऐसा है कि जब वो इंटरव्यू ले रहे थे तो बोल रहे अभी स्थिति ऐसी है, उन्होंने मैगजीन को लोड करा एंड ही शॉट 30 राउंड्स एट दी पाकिस्तान पोस्टिंग। 30 राउंड्स फायर कर दी और बोला कि हम ऐसे एक्शन लेते हैं। दैट मीन्स कि उनको फ्री हैंड कर दिया गया है। हर छोटी वारदात के लिए आपको ऊपर से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज यहां पर इसके अंदर और ज्यादा इंटीग्रेट हो जाएगी। हाई एस्केलेशन रिस्क, इसमें एस्केलेशन रिस्क बहुत ज्यादा है कि अगर आप इतनी बड़ी आर्मी को लेकर अटैक करोगे तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी फिर या फिर चाइना भी बहुत बड़ा हम पर अटैक करने की कोशिश कर सकता है। एंड इवन बांग्लादेश एंड म्यांमार, ही तमाम तरह के देश इसमें अब आ जाते हैं, राइट। हाई एस्केलेशन रिस्क, इसमें रिस्क कम होता है क्योंकि आपने अगले को इंपैक्ट करा है, आपने अगले को एक इतना जोर का पंच मारा है कि वो नीचे गिर गया है, वो मरा नहीं है,
उसको बस इतना महसूस हो गया कि यार मुझे बहुत जोर की मारी है, लेकिन अब मैं दोबारा अटैक नहीं करूंगा बिकॉज ये और बुरा मारेगा, तो वो क्या करता है, फिर अपने घर चला जाता है। उसको इतना प्रोवोक मत करो कि फिर वो उठ के आपको और ज्यादा नुकसान, लेकिन उसको इतना जोर सा पंच मारो कि उसको महसूस हो जाए कि वो कमजोर है, आप मजबूत हो। बस यही महसूस करवाने का मतलब है आईबीजी के अंदर। जेनरिक डिप्लॉयमेंट, लेकिन ये थ्रेट स्पेसिफिक है, थ्रेट स्पेसिफिक। कहीं भी जैसे देर आर सर्टेन टेरेन्स, ज्योग्राफी ऐसी हो जहां पर हमेशा थ्रेट लूम रहता है, जैसे अभी बांग्लादेश में जो स्थिति चल रही है, वी ऑल नो कि बांग्लादेश की जो अभी करंट की स्थिति है, तो इसके वजह से अब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, बांग्लादेश की स्थिति आपको पता है। आसाम के अंदर भी अभी हाल फिलहाल रैली वगैरह में मिस्टर प्राइम मिनिस्टर गए थे, तो जो पूरा एरिया है वो भी सेंसिटिव हो रखा है। सो ऐसे जो संवेदनशील एरिया है, ऐसे जो सेंसिटिव एरिया है, उसके अंदर हमेशा के लिए ये थ्रेट स्पेसिफिक चीजें बनी रहेगी। चाइना जिस तरह से बातें करता है, स्टेटमेंट जारी करता रहता है, तो वी नीड टू हैव दैट परमानेंट सोल्यूशन, आम एकदम रेडी जो हमारी यूनिट है उसको होने की जरूरत है। जेनरिक डिप्लॉयमेंट की बात इसमें नहीं है। ऑलराइट, चलिए नाउ स्ट्रक्चरल कंपोजिशन कैसा होता है आपको मैंने पहले बता दिया है। इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, ठीक है, T9, T72, दीज आर द टैंक्स, ठीक है, दीज आर फ्यूचर लाइट टैंक्स होते हैं जो एक ग्रुप के अंदर बनते हैं। मैंने बताया ना कि उस मिठाई की तरह जिसमें सब तरह के जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सब इंक्लूड किए गए हैं। दीज आर द वेराइटीज ऑफ ड्राई फ्रूट, राइट। एयर डिफेंस यूनिट्स, इसमें एयर डिफेंस भी आपके साथ कोऑपरेट करती है। आपको प्रॉपर हेलीकॉप्टर्स, है ना, प्रॉपर जो आपको जेट्स वगैरह सब अलॉट होते हैं उस यूनिट के अंदर। ओके, इंजीनियर्स होते हैं, यूएवीज, आईएसआर, सिग्नल्स एंड लॉजिस्टिक्स, सैटेलाइट्स की बात मैंने करी थी। सो दिस रिफ्लेक्ट द वेस्टर्न स्टाइल कंबाइंड, वेस्टर्न स्टाइल, जिस तरह से अमेरिका, जिस तरह से यूरोप, फ्रांस, जर्मनी यूज टू वर्क एंड दे स्टिल डू वर्क, राइट, इन दिस मैनर। सो दिस रिफ्लेक्ट्स वेस्टर्न स्टाइल कंबाइंड योर आर्मी मैन्यूवर वेयरफेयर अडेप्टेड टू इंडियन टेरेन। ज्योग्राफी भारत की है, तरीका वेस्टर्न का रखा है हमने, यूनिट्स बना ली है, तमाम तरह के जो इतने जो कंपोनेंट्स है एक यूनिट में डाल दिए हैं। ओके, दीज आर सम रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिगार्डिंग दैट। नाउ अब हमको जो आईबीजीज है, हमको दो तरह के आईबीजीज प्राइमरी मोटा मोटी लेवल पर बनाने की जरूरत है। एक तो वेस्टर्न फ्रंट पे जहां पर पाकिस्तान बैठा है, और एक नॉर्दर्न फ्रंट पे जहां पे चाइना बैठा है। तो पाकिस्तान ओरिएंटेड एंड चाइनीज ओरिएंटेड, राइट। दीज आर प्यूनिटिव एक्शन, कैप्चर्ड लिमिटेड टेरिटरी, क्रिएट बार्गेनिंग लेवरेज, अगेन क्रिएट बार्गेनिंग लेवरेज। हमको आईबीजी के थ्रू बार्गेनिंग लेवरेज क्रिएट करने की जरूरत है। लेवरेज से मेरा क्या मतलब है, यू नीड टू जनरेट दैट आपको वो मार्जिन क्रिएट करने की जरूरत है कि अगर हम पर अटैक हुआ तो फिर आपकी स्थिति हमसे भी ज्यादा बुरी हो जाएगी, सबसे बुरी हो जाएगी। तो मार्जिन दैट लेवरेज नीड टू बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ आईबीजी। इस तरह की बात यहाँ पे लिखी गई है। एरिया डोमिनेशन है, क्विक काउंटर एनक्रोचमेंट है, बिकॉज आपने देखा होगा जो गलवान वैली के में भी देखा है, एक मूवी भी शायद इस पर आ रही है, तो गलवान वैली के अंदर चीजें होती है, चुंबे वैली में जिस तरह की चीजें हमने देखी गई थी, ये सारी बातें क्यों होती है, बिकॉज वी नीड टू हैव द टेक्टिकल, हमको टेक्टिकल डिनायल है, इसको गैप को फिल करने के लिए वी नीड टू इंट्रोड्यूस आईबीजी इन द चाइना के अंदर, राइट। क्योंकि हमारा रिस्क ऐसा कि मान लीजिए अगर हम पाकिस्तान से इंगेज हो गए तो चाइना माइट अटैक फ्रॉम देयर, यस, चाइना के साथ साथ फिर बांग्लादेश माइट ऑल्सो अटैक। सो हमको उस लेवल की तैयारी करनी है, और ये चीज मैंने अपने आई थिंक बांग्लादेश वाले पहला एक मेरा लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके प्लीज देखिएगा उस लेक्चर को। अगर बांग्लादेश हम पर अटैक करता है, चाइना यहाँ से अटैक करता है, पाकिस्तान यहाँ से अटैक करता है, तो इन दिस केस इंडिया क्या 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 चीजें कर सकता है, वो सारी बातें हमें की गई। इंडिया यहाँ से अटैक कर सकता है, ठीक है, इस एरिया को इतना मजबूत कर दो कि इंडिया यहाँ से आ जाए। ओके, बांग्लादेश ऐसे कि बांग्लादेश इंडिया में घुसना चाह रहा है तो यहीं से ही, क्योंकि यहाँ पर इंडिया है, दिस इज, ये पूरा हमने इसको यहीं पे घेर लिया। अंडमान हमारे पास में है, लक्षद्वीप हमारे पास में, तो इनको यूज करके हम किस तरह से बाकी सभी को हम कितना ज्यादा उनके जो रिटेलिएशन को खत्म कर सकते हैं, वो सारी चीजें इससे कहते हैं। यहाँ पे हर जगह आईबीजी, अलग अलग आईबीजी इंस्टॉल की जाएगी। आईबीजी जो ग्रुप्स हैं ये हर जगह इंस्टॉल हो जाएंगे, और उसी लेवल पर इंडिया आगे काम करेगा। ओके, मोबिलाइजेशन एंड स्पीड, आपको बता दिया मैंने स्पीड की बात, है ना। पहले 2 से 3 हफ्ते लगते थे, मतलब तकरीबन महीना भर ही मान लीजिए, और अब 1 से 2 दिन लगेंगे, और कहीं कहीं तो 12 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, राइट। प्री पोजिशनिंग पहले से, फॉरवर्ड लॉजिस्टिक, डिजिटली नेटवर्क। तो हम इसमें देख रहे थे कि आईबीजीज एंड अब एयर और लैंड का जो इंटीग्रेशन है वो किस तरह से होगा। अब ये जो पूरी यूनिट बनी है इसके अंदर लैंड एंड एयर कमांड, ये दोनों ही, है ना, ये दोनों ही साथ में मिलकर काम करेंगे। इंडियन एयरफोर्स रिमेन्स वेरी ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ एयर पावर, इंटर सर्विस डॉक्ट्रिनल फ्रिक्शन परसिस्ट, बिकॉज जो फ्रिक्शन कई बार क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है। अगर आपने मूवी देखी हो बॉर्डर 1,
पुरानी वाली, ओरिजिनल वाली, राइट। उसके अंदर देयर इज अ सीन इन दी एंड, मूवी के एंड में या फिर वाइल एंडिंग द मूवी, इसमें सीन आता है जिसके अंदर जैकी श्रॉफ जो कि एयरफोर्स से होता है और सनी देओल साहब जो आर्मी से होते हैं, इन दोनों के बीच में जो गैप आता है, बिकॉज इंडियन आर्मी वाज वर्किंग, इंडियन आर्मी वाज एंगेज विद फ्रंटल वॉर, वो पहले से युद्ध में पूरी तरह से एंगेज हो चुके थे, लेकिन एयरफोर्स को अप्रूवल मिलने में, एयरफोर्स को काम करने में देयर वाज सर्टेन टेक्निकल गैप। टेक्निकल गैप होने की वजह से, इंजीनियरिंग गैप होने की वजह से वो चीजें साथ में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही थी। उस गैप को फिल करने की बात इसके अंदर की गई है, खास ध्यान इसमें रखा गया है, बिकॉज एयरफोर्स प्लेज अ वेरी पर्टिनेंट रोल। उरी के अंदर आपने देखा था किस तरह से एयरफोर्स ने कितनी बड़ी मदद करी थी इंडियन आर्मी के, एंड हाउ दैट एंटायर उरी जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे कितना इंपैक्टफुल वो रहा था। बिल्डिंग ब्लॉक थिएटर कमांड। थिएटर कमांड क्या होता है? दिस इज थिएटर कमांड अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो कि हम अलग से डील करेंगे, उस पर आधे घंटे का प्रॉपर एक लेक्चर लगेगा। इसके अंदर आप मोटा मोटी इतना समझ लीजिए कि थिएटर कमांड एक नॉर्दर्न पे हो सकता है, वेस्टर्न हो सकता है, ईस्टर्न हो सकता है और मैरीटाइम कमांड हो सकता है। क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफी अलग अलग है, इसलिए हर अलग ज्योग्राफी के लिए एक अलग उद्देश्य होगा, अलग पर्पस होगा, अलग एफिशिएंसी होगी। हर मुद्दे को उसके लिहाज से डील करने की जरूरत है, इसलिए थिएटर कमांड अलग अलग लेवल पर बनाए गए हैं। पाकिस्तान को ये दोनों हैंडल करेंगे, चाइना को ये दोनों हैंडल करेंगे, और अगर यहां से कोई देश दूसरा बदमाशी करता है तो उसको फिर तीनों मिलकर साथ में हैंडल करेंगे। दिस इज हाउ द थिएटर कमांड वर्क्स। इसलिए अगर आईबीजी के साथ थिएटर कमांड का जो कॉन्सेप्ट है, थिएटर कमांड का जो कॉन्सेप्ट है, इसको अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे इन दोनों को साथ में मिलके, सो दैट विल बी द अल्टीमेट गोल ऑफ द इंटरनल और द नेशनल सिक्योरिटी एट इंटरनेशनल लेवल आल्सो। सीमलेस फिट इनटू फ्यूचर थिएटर कमांड्स, जॉइंट प्लानिंग साथ में होने की जरूरत है, यूनिफाइड कमांड एंड कंट्रोल, राइट। आईबीजी विदाउट थिएटर कमांड वुड बी अ पार्शियल रिफॉर्म। आईबीजी मान लो अगर आप पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर लेते, लेकिन अगर आपने थिएटर कमांड को इसमें इंटीग्रेट नहीं किया तो ये सिर्फ एक आधा अधूरा ही सुधार होगा, रिफॉर्म होगा, पूरा रिफॉर्म नहीं माना जाएगा इसे, राइट। ऑल राइट, ये छोटा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक न्यूज़पेपर कटिंग थी जो मुझे लगा यहाँ लगानी चाहिए। टेक्नोलॉजिकल सिनर्जी, यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत इंपैक्टफुल तरीके से इस्तेमाल की जाएगी। सैटेलाइट, अगेन आई वुड गिव यू द एग्जांपल ऑफ उरी मूवी, उसके अंदर आपने देखा होगा किस तरह से परेश रावल जी जो कि आए सपोजिडली अजय डोभाल साहब का जो रोल प्ले कर रहे थे, ही वेंट्स टू डीआरडीओ जाते हैं, वहां से वो यूएवी लेकर आते हैं, मैनुअल लेकर आते हैं, तो किस तरह सैटेलाइट को पोजीशनिंग करते हैं कि हाउ मच इंपैक्टफुल सैटेलाइट इज फॉर दी लैंड वॉरफेयर, राइट। तो वो सारी चीजें हैं। तो आईबीजी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर होगा, यूएवीज, ड्रोन स्वार्म्स, प्रेसिशन गाइडेड न्यूमेरिक बैटलफील्ड, ट्रांसपेरेंसी। देखिए, क्योंकि इसका दूसरा कारण ये है 99 के युद्ध के वक्त इंडिया डिड नॉट हैव इट्स ओन जीपीएस, इंडिया के पास जीपीएस नहीं था, तो वी आस्क्ड अमेरिकन्स कि सर प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए, पाकिस्तान इस तरह की बदमाशी कर रहा है एंड वी नीड टू गिव देम द आंसर। अमेरिका वाज नॉट प्रो इंडिया ड्यूरिंग दोज टाइम, तो अमेरिका ने क्लियर वे में मना कर दिया था, बिकॉज जस्ट बिफोर कारगिल इंडिया ने अपना न्यूक्लियर जो मिशन था उसको भी एग्जीक्यूट किया था, दुनिया को बता दिया था कि वी आर ए न्यूक्लियर नेशन। तो इस बात को लेकर अमेरिका नाराज था। जब पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करा, इंडिया ने जाके अमेरिका से मदद मांगी सैटेलाइट्स की, जीपीएस की, तो अमेरिका ने मना कर दिया, बिकॉज वी नीड टू हैव जीपीएस टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन, है ना, एग्जैक्ट जो टाइगर हिल्स वगैरह सब थी, सबकी लोकेशन पता करने के लिए वी नीडेड जीपीएस, जिसमें मदद मना कर दी गई थी अमेरिका से। सो हमको पता लग गया था कि इसकी जरूरत कितनी ज्यादा है, एंड विदाउट सैटेलाइट्स आई डोंट थिंक एनी वॉर कुड बी वन विदाउट सैटेलाइट्स इन टुडेज टाइम्स, राइट। विदाउट दिस इनेबलर्स आईबीजी रिस्क बिकमिंग underpowered brigades. All right, the geopolitical implications of emergency military technology, ये बहुत एक अच्छा आर्टिकल था, so I'm referring you this article over here, please go and read this article। इसके अंदर काफी टेक्निकल लेवल पर बातें की गई है कि जिस तरह से जो मिलिट्री है, आर्मी है, जियोपॉलिटिक्स है, ज्योग्राफी है, टेक्नोलॉजी है, इन सभी के अंदर जो टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है वो कितना ज्यादा इंपैक्टफुल होता है, किस लेवल पर। हमको बड़ी आर्मी की जरूरत नहीं है, बट इफ वी हैव द एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, तो किस तरह से हम बड़े से बड़ा युद्ध को काउंटर करने में बहुत इजीली हमारे लिए हेल्प होगा। नेशनल सिक्योरिटी इंपैक्ट ओवरऑल लेवल पर अगर हम बात करें तो डेटरेंस क्रेडिबिलिटी होती है। बताया मैंने आपको कि हमको किसी को काटना नहीं है, बट पहले से आप उनको दांत दिखा दीजिए कि वो आपको परेशान ना करे। यस, क्राइसिस रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी, जब क्राइसिस होता है तो देखिए, जब मुसीबत आती है तो कई बार चारों दरवाजे से अंदर आती है, खिड़की से, दरवाजे, सब छत से, सब जगह से मुसीबत आती है, तो हमको हर स्थिति में तैयार रहने के लिए वी नीड टू हैव द आईबीजी। टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, मैंने आपको पिवट के रिगार्डिंग सारी बात बताई थी मैंने, हमको इसमें फ्लेक्सिबल होने की बहुत जरूरत है, एजाइल आर्मी होने की बहुत जरूरत है, राइट, जिसके अंदर स्पीड हो, इंपैक्टफुल तरीके से डिसीजन मेकिंग हो, राइट। पॉलिटिकल मिलिट्री इंटरफेरेंस,
इंटरफेस, नॉट इंटरफेरेंस, इंटरफेस, ये बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि बड़े फैसले लेने के लिए पॉलिटिकल विल पावर या फिर जो पॉलिटिशियंस होते हैं, लीडर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, बड़े मिनिस्टर्स, सुप्रीम पॉलिटिशियंस होते हैं, उन सभी के अप्रूवल की, उनके सभी के विल की जरूरत है। तो कई बार आर्मी डिपेंड होती है पॉलिटिकल या फिर सिविलियन एक्शन के लिए, उनके जो डिसीजन होते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो स्ट्रॉन्ग सिविलियन ओवरसाइट भी बहुत जरूरी है। सिविलियन से मेरा मतलब है पॉलिटिशियंस, राइट। स्पीडी सोल्जर्स नीड स्टेडी पॉलिटिकल हैंड्स। कई बार क्या होता है कि आपको सोल्जर्स को पूरी तरह से फ्री हैंड नहीं देना है, उनको कंट्रोल्ड वे में फ्री हैंड देना है। वो कंट्रोल कौन करेंगे? पॉलिटिशियंस करेंगे। सो पॉलिटिशियंस डिसाइड करेंगे कि एक्शन कितना लेना है, कहां लेना है। दूसरी बात, सोल्जर्स मस्ट नो एग्जैक्टली वेयर टू स्टॉप, बिकॉज यहां पर जो रेड लाइन का जो आर्टिकुलेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोल्जर डिसाइड नहीं करेगा कि उनको प्रोवोक कितना करना है, ये पॉलिटिशियंस, ये डिप्लोमेट्स, ये हायर ब्यूरोक्रेट्स ही डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान को किस लेवल पर प्रोवोक करना है, कितना हद तक उनको जाके उनको उकसाना है, सो दैट दे डू नॉट इंगेज इन न्यूक्लियर वॉर। वो बस हमसे डर जाए, सहम जाए, पीछे हट जाए, लेकिन न्यूक्लियर वॉर में इन्वॉल्व ना हो। वो जो रेड लाइन है वो कौन डिसाइड करेगा? अगेन पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिसर्स, राइट। सोल्जर्स मस्ट नो एग्जैक्टली वेयर टू स्टॉप, और उनको कौन बताएगा? अगेन ब्यूरोक्रेट्स, राइट। इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर्स, फास्ट फोर्स नीड 1 कमांडर्स नॉट 3। एक कमांड को हैंडल करने के लिए उनको एक तरफ से फैसले आने की जरूरत है। उनके पास एक इंसान को ही ध्यान में रखना है कि अगर इनसे मुझे कोई एक्शन लेने की बात आई है तो ही मुझे काम करना है, अदरवाइज आई डू नॉट नीड टू इंगेज। अगर 2-3 जगह से अगर आपको फैसले लेने मिल रहे हैं तो डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइजेशन उस तरह से काम नहीं करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन इंपैक्टफुली तभी काम करती है जब आपको क्लियर पता होता है कि मुझे बस इसी का, एक जने का कहना मानना है, मेरा एक ही बॉस है और मुझे इसी का कहना मानना है। यस, चलिए। सो कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, चाइना के अंदर भी इस तरह की स्थिति है। पीएलए कंबाइंड आर्म्ड ब्रिगेड्स कहते हैं उनको। यूएसए के अंदर ये है ब्रिगेड कॉम्बैट टीम कहते हैं उनको। रशिया के अंदर भी है बटालियन टैक्टिकल ग्रुप्स। ये सभी बड़े बड़े देशों के अंदर इस तरह की फोर्सेस हैं। तो हमको उस तरह से ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, सो ये लेक्चर काफी लंबा हो गया है, बट अगेन आई एम श्योर कि लेक्चर आपको बहुत प्रोडक्टिव लगा होगा। ये लेक्चर बहुत टेक्निकल भी था, जरूरी था, और प्लीज कीप ऑन फॉलोइंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। दिस इज खुशवंत सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।